नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। लंबी खींचतान के बाद सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बनी बात। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। महागठबंधन ने किया एकजुटता का दावा। बिहार में तेज हुआ चुनावी घमासान। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर देंगे बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं को मंत्र। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की वैशाली और औरंगाबाद में चुनावी रैलियां। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मारे गए बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। देश में मनाया जा रहा है भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज। पावन अवसर पर शीतकाल के लिए बंद हुए श्री केदारनाथ धाम के कपाट। एडिलेड वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 265 रन का लक्ष्य। रोहित और श्रेयस ने खेली अर्धशतकीय पारी। वहीं महिला विश्व कप में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। दांव पर होगा सेमीफाइनल का टिकट। और अब विस्तार से समाचार। सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बात बन गई है। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। इसके साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार। लंबी खींचतान के बाद एकजुटता का दावा भी किया गया है। कांग्रेस के सम्मान को लेकर फिर से सवाल उठ गए हैं। तो सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बन गई है बात। सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बनी बात। बिहार में तेज हुए चुनावी घमासान के बीच सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में सहमति बन गई है। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इस बात पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो महागठबंधन में इसको लेकर सहमति बनी है। हालांकि लंबी खींचतान के बाद एकजुटता का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के सम्मान को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। और ये लंबी खींचतान के बाद है जो दावा किया जा रहा है एकजुटता का महागठबंधन में। फिलहाल सीएम के चेहरे को लेकर जो बात है वो बन गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है तय किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की आज पटना में बैठक हुई। इसके बाद महागठबंधन के सभी दलों की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का हम समर्थन करते हैं। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में।
महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किए जाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए कार्य करेंगे। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो महागठबंधन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पटना में और इसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है और एक लंबी खींचतान चली है महागठबंधन में और उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो अपने आप में कई तरह के समीकरण इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो यही है कि सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बात बन गई है। बिहार में चुनावी घमासान तेज़ हो गया है और जिसमें महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है और लंबी खींचतान के बाद एकजुटता का महागठबंधन में दावा भी किया गया है। हालांकि कांग्रेस के सम्मान को लेकर फिर से सवाल उठे हैं। महागठबंधन की बैठक हुई पटना में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया है। तो ये जो महागठबंधन में लगातार जो खींचतान के सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एकता का दावा भी किया गया है। हालांकि कांग्रेस के सम्मान को लेकर जो सवाल हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं। मधुरेश, आखिरकार महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की घोषणा कर दी है। इसके पीछे का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों इतने जो सवाल हैं वो महागठबंधन के ऊपर, एकता के ऊपर जो है उठाए जा रहे थे और कांग्रेस के सम्मान को लेकर अभी भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ये महागठबंधन का की ये जो पूरी कवायद पिछले 2-3 दिनों से दिख रही है, चाहे अशोक गहलोत का बिहार आना हो या फिर आज संयुक्त प्रेस वार्ता हो, मैं इस पूरी कवायद को क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में देखता हूँ। बड़ी बात ये है कि जब एक वक्त था जब महागठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेना चाहिए था, वो उस वक्त बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए। उसके बाद एक के बाद उनके घटक दलों ने खुद से ही अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। 243 सीट्स के लिए 255 जो उनके उम्मीदवार हैं उनका नामांकन हो गया। तो कहीं ना कहीं, और इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे नेता थे जो कुछ कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज थे, कई नेता ऐसे थे जो कि राजद के नेतृत्व से नाराज थे। लेकिन इन सब के बीच अब महागठबंधन ने बैठ करके क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू किया है और इसी क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में महागठबंधन ने लाने का फैसला किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री के फेस के रूप में मुकेश सहनी को चुना गया है। इस पूरी कवायद में कांग्रेस, जो कि सेकंड लीडिंग पार्टी है महागठबंधन की बिहार के नजरिए से अगर देखा जाए, तो उसको ना तो उप मुख्यमंत्री उसके किसी उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए रखा गया और ना ही उससे लेकर के कोई अन्य दूसरी बड़ी बात कही गई। यही कारण है कि ये एक सवाल उठने लगा कि क्यों कांग्रेस बिहार में फिर से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के देखें तो कांग्रेस की मतलब बिहार में कृष्णा अल्लावरू के एंट्री से पहले कांग्रेस की एक इमेज थी कि वो राजद की पॉकेट पार्टी है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू जब बिहार आए और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रभार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले जो कवायद शुरू की वो कांग्रेस की राजद की पॉकेट पार्टी होने की इमेज को तोड़ने की कोशिश की। वो पहले बिहार के ऐसे प्रभारी बनाए गए जो एक लंबे वक्त तक लालू यादव से मुलाकात करने या तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके घर पर नहीं गए। इसके बाद अखिलेश प्रसाद यादव, जो कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के,
उनको प्रदेश कांग्रेस के पद से हटाया गया और राजेश राम को लेकर के आया गया। राजेश राम एक दलित चेहरा थे और बिहार के पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं दलित चेहरे की एक जरूरत थी कांग्रेस को, तो उनको लेकर के आया गया। अखिलेश प्रसाद यादव की इमेज लालू यादव के करीबियों के रूप में होती थी, यही कारण शायद रहा कि कृष्णा अल्लावरू ने उनको साइड किया। लेकिन अभी जो दोबारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसने जो इतने काम कृष्णा अल्लावरू ने किए उस पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, और इसे क्राइसिस मैनेजमेंट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि आरजेडी के अंदर खाने बहुत सारा जो विरोध है वो शुरू हो गया था। बहुत से जो नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी और जगह भी वो चले गए थे और इसे लेकर तमाम तरह की जो रस्साकशी है वो लगातार जारी थी। अब इसके बाद क्या सही में कहा जा सकता है जो खींचतान थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि अभी भी जो गठबंधन के नेता हैं वो विभिन्न जो सभाएं हैं उनमें जो चुनावी मुद्दे हैं उनमें एक रूपता नहीं दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जब बिहार आए थे उन्होंने एक वोट चोरी का मुद्दा शुरू किया था, लेकिन आप अगर आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव सभा खत्म होने जो यात्रा थी वो खत्म होने के बाद से लेकर के अभी तक कहीं भी उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो पढ़ाई और दवाई और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के जो मैनिफेस्टो हैं वो थोड़े से अलग दिख रहे हैं। कहीं दोनों जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाना चाह रहे हैं वो अलग अलग है। तो जनता का निश्चित रूप से पहले भी ये सवाल था और वो सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। जनता ये सवाल पहले भी कर रही थी कि क्यों गठबंधन में होने के बावजूद कई जगह जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो आमने सामने खड़ी हैं, क्यों इनमें आपस में समन्वय नहीं हो पाया, क्यों एक तय समय पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। अगर आप देखें तो एनडीए से कंपैरिजन अगर अभी आप करें, एनडीए के सारे बड़े नेता जो हैं वो अभी जमीन पे उतरे हुए हैं। स्टार प्रचारक लगातार क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन का कोई भी स्टार प्रचारक अभी उनके प्रत्याशियों के समर्थन में जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव मार्केट से बाहर हैं, राहुल गांधी मार्केट से बाहर हैं, कोई दूसरा बड़ा नेता भी कहीं रैली या जनसभा में दिख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से एक जनता के बीच भी ये सवाल है कि आखिर महागठबंधन में सब कुछ अगर ठीक है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है। जी बिल्कुल मधुरेश, यही सवाल आता है कि क्यों स्टार प्रचारक हैं वो अभी तक दूरी बनाए रखे हुए हैं। दूसरा, उप मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनकी घोषणा करने के पीछे क्या वजह रही? वीआईपी के मुकेश सहनी को ही क्यों चुना गया? और देखिए, मुकेश सहनी तो काफी लंबे वक्त से कह रहे थे कि वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री पद के का दावेदार बता रहे थे। और हमारे डीडी कॉन्क्लेव जब हमारा बिहार में हुआ था, पटना में हुआ था, तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार कैसे बता रहे हैं, तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई आईएएस की तैयारी करता है लड़का तो वो खुद को कहता है कि वो भविष्य में आईएएस बनने का। मैं तैयारी कर रहा हूं उप मुख्यमंत्री बनने की, तो मैं कहता हूं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहीं ना कहीं उनमें ये कॉन्फिडेंस पहले से था, उनको ये जानकारी पहले से थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है वो तेजस्वी यादव का माना जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन से ऐसे समीकरण हैं जिन्हें साधने की कोशिश भी की गई है? और देखिए, निश्चित रूप से मुकेश सहनी के पास में सहनी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, और खास करके सीमांचल के एरिया की बात करें और जो मिथिलांचल के एरिया की बात करें, इस एरिया में सहनी एक बड़ा वोट बैंक है। तो और मिथिलांचल जो है वो पिछले कुछ अच्छे वक्त से वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में, बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है कि अगर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर बनाया जाता है, बताया जाता है, तो हो सकता है कि सहनी वोट जो है वो पोलराइज होकर के महागठबंधन की तरफ आए, जिसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता इस फैसले को कैसे देखती है, और जब
पोलिंग होती है तो कैसे जनता किस तरफ पोल करती है। जी, आप नजर बनाए रखें मधुरेश। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए डटे कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से संवाद करेंगे। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन के ज्वाइंट पीसी पर सवाल उठाते हुए कहा, महागठबंधन के ज्वाइंट पीसी में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी से ज्यादा जगह दी गई है। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को महागठबंधन का फेस बोल रही थी, उन्हें ही जगह नहीं मिली है। वोट चोरी तो बात की बात है, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का सम्मान ही चोरी हो गया। ये गजब का गठबंधन है या गाठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरने के लिए बिहार पहुंच चुके हैं। यहां नड्डा अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की आज वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद वैशाली के पातेपुर विधानसभा में लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में चुनावी हुंकार भरेंगे। बिहार में बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मित्रों, आज उनकी प्रेस हुई महागठबंधन की, तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को यह बताना जरूरी है, और यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है, और यह सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों।
ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्माननीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया, नियमों की अवहेलना करके। वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना। तो पटना से भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने महागठबंधन की एकता पर और महागठबंधन के भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल उठाए। आगे बढ़ेंगे। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज कई बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। वो एक ही दिन में 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले की सभाओं में पासवान ने MY समीकरण के बारे में बात की थी। चिराग के अनुसार M का मतलब है महिला शक्ति, यानी वे महिलाएं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी ताकत और पहचान बना रही हैं। Y का मतलब है युवा, जो देश का भविष्य है और अपनी मेहनत से भारत को आगे ले जा रहा है। और विधानसभा चुनाव के बीच बिहार कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू के खिलाफ टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश दफ्तर में आज धरना प्रदर्शन और उपवास करने का ऐलान किया। टिकट कटने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को पटना में बैठक करने के बाद ये फैसला किया। बैठक में आनंद माधव, विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानन शाही, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, मधुरेंद्र सिंह, राजकुमार राजन, कैसर खान, नागेंद्र पासवान, विकल और कंचना सिंह शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल सहनी कल बीजेपी में शामिल हो गए। आज एक बयान में सहनी ने कहा कि आरजेडी में अति पिछड़ा समाज को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पार्टी के अंदर किस तरह का खेल हुआ है उसका खुलासा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अगर किसी का साथ रहना है तो खुल्लम खुल्ला, किसी का विरोध करना है तो खुल्लम खुल्ला, किसी को भीतरघात करने का हम काम आज तक नहीं किए। यही कारण है कि हमने पार्टी के सभी
पदों से इस्तीफा दे दिया। विरोध है कि अति पिछड़ा समाज के जो है उसका भागीदारी जो मिलना चाहिए था वो भागीदारी नहीं मिला, हमारे जैसे को पूछा नहीं गया। हम तो खुद टिकट लेने के फेर में नहीं थे, मगर हमारे लोग जो टिकट के लिए अप्लाई किए थे उसे टिकट नहीं मिला। और जो है सो किस प्रकार के खेला हुआ, इस पर हम शाम को या कल हम इस पर पूरा विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कैमूर जिले के मोहनिया निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। ये कार्रवाई उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अवैध पाए जाने के कारण की गई। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल सहित मगध क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई और सुपौल में भी इसी चरण में मतदान होगा। बिहार चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं। एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया है। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की जॉइंट टीम ने मिलकर किया। पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें चारों बदमाशों को गोलियां लगी। सभी को बाद में इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉक्टर बीएसए अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने चारों गैंगस्टर्स को मृत घोषित कर दिया। ये चारों आरोपी बिहार में कई संगीन वारदातों में वांटेड थे। ये गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात था और इसका सरगना रंजन पाठक था। रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर नाम के बदमाश बिहार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों में फरार चल रहे थे। अमन ठाकुर को छोड़कर 3 गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने इनका एनकाउंटर कर दिया। मिड डे प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे छठ की। छठ स्पेशल ट्रेनों में इस साल अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। लोग बिहार और अन्य राज्यों में इस बार पहले के मुकाबले कई सुविधाओं के साथ छठ पूजा मनाने पहुंच रहे हैं। छठ पर उमड़ रही भीड़ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की निगरानी है। रेल मंत्रालय 24/7 काम कर रहा है। इस बीच रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा किया। तो छठ के लिए रेलवे की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहारों के मौके पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले प्रवासी लोगों को इससे खासी राहत देखने को मिल रही है। रेलवे की इस पहल से यात्री बेहद खुश हैं। बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है सब चीजें उसे देखना पड़ता है, पर मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन्स की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें।
बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, आपको ये चिंता ही नहीं करनी, ट्रेन और आ जाएगी। रेलवे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे जो सुविधा छठ पूजा स्पेशल, दीपावली स्पेशल के प्रति जो इन्होंने हज़ारों ट्रेन चलाई, उसमें पब्लिक को बहुत सारा लाभ मिला। पब्लिक अच्छे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने रेलवे में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रखी है, खासकर लेडीज़ों के लिए कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हेल्पलाइन पे भी कॉल करो, चाहे कुछ भी। सिर्फ आरपीएफ जो हमारी है हेल्थ के लिए है, तो गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ इसके लिए। इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। पहले तो पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, अब तो लोगों को कम से कम सीट मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहे हैं, तो इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। एसी में ही ट्रैवल किए हैं, अब स्लीपर्स के बारे में, लेकिन हमने जिसमें भी ट्रैवल किया है उसकी मतलब ये जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। सफाई हो चाहे वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करते हैं। हर एक बार तो जाता था तो ट्रेन में धक्के खाते जा रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल सो के जा रहा हूँ सर। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर इतना अभी जितना मैं हर एक बार गया हूँ बिल्कुल धक्का खा के गया हूँ, लेकिन बट अभी इस साल जो जा रहा हूँ बिल्कुल सो के जा रहा हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार सर 12,000 ट्रेन स्पेशल जो चलाई है, इसके लिए मैं बिहार सरकार और जितना भी सरकार है सबको मैं धन्यवाद का पार देना चाहता हूँ। हर साल से इस बार अच्छा है, गवर्नमेंट इस बार अच्छा ध्यान दिया है, सर सफाई भी ट्रेन का है और पब्लिक भी उतना नहीं है। स्पेशल ट्रेन चलाने से बहुत फायदा है। इससे अच्छा सरकार क्या हो सकता है, जो इतना सुविधा हम लोग को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा सरकार अपना मतलब है ना, जिसको पैसा बजट बनता है वो भी जाता है, नहीं बनता वो भी जाता है, बट बहुत अच्छा है जो हर गरीब अपना छठ पूजा एंजॉय करता है। ये बहुत अच्छा उपहार है कि हाँ आराम से बैठ के जाओ, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई गर्दी नहीं है। थोड़ी सी टेंशन थी टिकट के बारे में, मगर फिर भी थोड़ा वो चलता है, उतना तो चलेगा थोड़ा सा भी टिकट के बारे में। बहुत बेटर। हम सफ़र बहुत पहले से करता हूँ और अभी सफ़र बहुत सही रहा, और अभी का जो मेंटेनेंस है आप लोगों का जो टीम अंदर में काम कर रही है बहुत सही काम कर रही है। सफाई भी, फैसिलिटी भी जो भी आपने दे रखा है बहुत सही से दे रखा है, और ये सही है, ऐसे होना भी चाहिए। हम सफ़र से आए हैं, रवि नाम है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा सफ़र हुआ और अच्छा सीट सूट सब कुछ बढ़िया मिल गया। मोहम्मद अफरान अंसारी है, मैं आनंद विहार से यहाँ गोरखपुर में आया हूँ हमसफ़र एक्सप्रेस से। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। साफ सफाई बहुत अच्छी थी, कर्मचारियों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। कर्मचारी त्यौहार छोड़कर अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा टिकट कंफर्म था, सबकी टिकट्स कंफर्म थे। बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। और हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उर्मिलेश, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे, दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह के इंतज़ाम रेलवे ने किए हुए हैं यात्रियों के लिए। उर्मिलेश, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है तो दिखाइए, कैमरे के माध्यम से दिखाइए किस तरह से जो स्पेशल इंतजाम छठ पर्व के लिए रेलवे ने किए हैं। जी बिल्कुल रमा, आपको हम यहाँ आनंद विहार में समय है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर रेलवे ने जो है खासा इंतज़ाम किया है, क्योंकि जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि छठ पूजा को लेकर के काफ़ी भीड़ होती है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन इस बार रेलवे स्टेशन ने बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किया है। यहाँ पर सहायता काउंटर बना रखा है, साथ ही यहाँ पर जो ट्रेन है उन ट्रेनों को मैनुअल भी हाथ से लिखा जा रहा है हेल्पलाइन पर। उसके अलावा जो है यहाँ पर डिजिटल भी यहाँ पर जो है ट्रेन की टिकट आप बुक कर सकते हैं। वाईफाई यहाँ पर दिया गया है कि वाईफाई से भी जो है यहाँ पर आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि जो पीछे काउंटर है लगभग 10 से 12 यहाँ पर जो है काउंटर बनाए गए हैं, जिन काउंटर पर कि आप जाकर के टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें कि रेलवे पुलिस है, पैरामिलिट्री है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। बैठने के लिए यहाँ पर पांडाल है, उसके अलावा पीने के पानी की यहाँ पर सुविधा है। तो ये कह सकते हैं कि रेलवे ने जो है इस समय
समय तमाम जो यहाँ पर जो छठ के लिए जो अपने गंतव्य जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं छठ मनाने के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अत्याधुनिक सुविधा यहाँ पर दी है, जिससे कि यहाँ पर जो सुबह से जो यात्री आए हैं उनसे हम लोगों ने हमसे बात की है तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक संतुष्ट दिखाई दिए, काफ़ी खुश दिखाई दिए रेलवे प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं उन्हें दी गई। साथ ही जो है यहाँ पर खाने और पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर जो है रेलवे की तरफ से की गई है कि काउंटर बनाया गया है कि आप जाइए आराम से पंडाल में छाया में बैठिए, जब आपकी गाड़ी का नंबर होगा आप आराम से प्लेटफॉर्म पे जाकर गाड़ी में चढ़िए। साथ ही जो है यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार उद्घोषणा की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो रेलवे पुलिस है उसकी तरफ से कि आप जो है सुरक्षित रहिए, सुरक्षा से आप सुरक्षित आप यात्रा करिए, लिहाजा आप बैठिए, जब आपका ट्रेन का समय होगा आप यहाँ से फिर अपने गंतव्य की तरफ या ये कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन की तरफ मूव करिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर जो है काफ़ी बेहतरीन जो है यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने कर रखा है, जिससे कि यहाँ पर जो यात्री अपने गंतव्य या यात्रा करने जा रहे हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। रमा, बिल्कुल यात्री खुश नज़र आ रहे हैं और खुशी की बात ये भी है जिस तरह से हम आपके माध्यम से ये दृश्य देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक उत्सव का माहौल जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अक्सर ऐसा दिखाई देता था, कोई त्यौहार होता था तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, लोग परेशान होते थे, ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं मिल रही, इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो सबके सामने आती थी। लेकिन जिस तरह से ट्रेन ज़्यादा चलाई गई हैं, आपने दिखाया किस तरह से डिजिटाइज वे में यात्रियों को सुविधा दी जा रही है, ये अपने आप में एक नई पहल कही जा सकती है और इसके साथ ही रेल मंत्री खुद नजर रख रहे हैं। जी रमा, बिल्कुल देखिए पिछले वर्षों तक हमने विगत वर्षों में हमने देखा था कि काफ़ी भीड़ भाड़ जो है रेलवे स्टेशन पर होती थी, लेकिन इस समय जो है रेलवे स्टेशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक उत्सव है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने तैयारी कर रखी है टिकट वितरण से लेकर के तमाम यात्रियों को जो है कैसे वो ट्रेन में चढ़े, कहाँ से वो ट्रेन ले, कैसे वो स्टेशन पर जाए, पीने के पानी से लेकर के सुलभ शौचालय से लेकर के कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं रमा जिनको देख कर के यहाँ पर जो है यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर आप बात सफाई की करें तो सच में यहाँ पर बहुत बेहतरीन सफाई यहाँ पर जो है इस समय है। आराम से लोग बैठकर के इस पंडाल में, मेरे पीछे अगर कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अपनी ट्रेन का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कई लोग पूछताछ केंद्र में आकर के आसानी से आकर के अपने पूछताछ कर रहे हैं कि कितने बजे ट्रेन जाएगी, कहाँ को जाएगी, कितने कैसे यहाँ पर इससे टिकट मिल सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है यात्रियों के लिए जो छठ पूजा के लिए जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, उनके लिए प्रशासन ने कर रखा है। खुद यहाँ का दौरा है, कुछ दिन पहले जो है खुद रेल मंत्री ने यहाँ का दौरा किया था। यहाँ पर एक मॉनिटरिंग जो है रूम बनाया गया है, जिसमें क्योंकि यहाँ पर जो है जो पुलिस है, रेलवे पुलिस है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस है, पैरामेडिकल है, उनके अलावा भी यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पे जो है नजर रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई अगर दिक्कत होती है किसी यात्री के साथ तो निश्चित तौर से तुरंत वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के जो लोग हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए जो जवान हैं वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैसे ट्रेन आ रही है, कितने बजे आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और तमाम यात्रियों को यहाँ पर उद्घोषणा दी जा रही है कि आप जो है आपकी ट्रेन आने वाली है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी उद्घोषणा यहाँ से हो रही है और कि कब आप यहाँ से चले, क्योंकि देखिए अंदर यहाँ पर जो है जाने के लिए प्रॉपर जो है एक वे बनाया गया है, दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया है और क्योंकि सुरक्षा भी एक अहम हिस्सा है तो लिहाजा यहाँ पर रेलवे स्टेशन में अंदर जाने के लिए सुरक्षा को लेकर के पूरी एक तैयारी यहाँ पर जो है रेलवे प्रशासन ने कर रखी है रमा। तो ये कह सकते हैं कि जो छठ में अपने घरों की तरफ जा रहे हैं आज उनके लिए रेलवे प्रशासन ने बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है सुविधा मुहैया कर रखी है रमा। बिल्कुल, यात्रा की शुरुआत ही उत्सव जैसे माहौल के साथ हो रही है। इसके साथ ही रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि देश भर में जो यात्री हैं जो जाना चाहते हैं या आना भी चाहते हैं वो भी उनको समझ लें। उर्मिलेश, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे संवाददाता को हमारी आवाज़ शायद नहीं आ रही है, लेकिन दृश्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरह से रेलवे ने एक उत्सव का माहौल रेलवे स्टेशंस पर ही बनाया गया है और तमाम सुविधाएं यात्रियों को वहां पर दी जा रही हैं, उनका मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण पहल है। उर्मिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो ये आप देख सकते हैं रेलवे के इंतज़ाम, यात्री विश्राम स्थल जो हैं वो बनाए गए हैं अलग अलग, और उसमें यात्रियों को तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर यात्री इंतज़ार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और काफ़ी संख्या में यात्री जो हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भीड़ भाड़ वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बड़े आराम से, तसल्ली बख्श तरीके से लोग बोर्ड्स पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, और जिन्हें इंतज़ार करना है वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। खाने पीने का भी उचित इंतज़ाम किया गया है। तो अपने आप में जो उत्सव का माहौल है वो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। देश भर में आज भैया दूज का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां यमुना जी ने उनका तिलक कर आदर सत्कार किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार रिश्तों की मिठास बढ़ाने का अवसर देता है। वहीं भाई दूज के अवसर पर प्रयागराज में यमुना नदी के बलुआ घाट पर सुबह के पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश भर में आज भैया दूज का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक माने जाने वाला ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लोगों ने यमुना नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना की। बहनें आज के दिन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। मान्यता है इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां यमुना जी ने उनका तिलक किया था। तब से ये परंपरा जारी है। भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास के त्यौहार भैया दूज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का ये पर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां, सौहार्द और समृद्धि लाए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाई दूज की बधाई दी है देशवासियों को। भाई दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट आज प्रातः 8:30 पर विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रातः 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। 4 से 6 बजे तक बाबा केदार की समाधि पूजा की गई। कपाट बंद होने के पश्चात बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कपाट बंद होने के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचकर दर्शन कर इस पल के साक्षी बने। बाबा केदार की डोली भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रथम रात्रि पड़ाव रामपुर, द्वितीय रात्रि पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्ता काशी से होते हुए 25 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां बाबा केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया जाएगा। बाबा केदारनाथ यहीं विराजमान होंगे और अगले 6 माह ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना संपन्न होगी। इस वर्ष लगभग 17,39,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिमालय में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य रखा है।
ताज़ा जानकारी मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 10 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा। वे 9 रन बनाकर आउट हुए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली खाता खोले बिना आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा 73 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा झटका लगा, उन्होंने 61 रन बनाए। इसके बाद नियमित अंतराल पर भारतीय टीम ने एक के बाद एक 9 विकेट गंवा दिए। गौरतलब है कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम 1-0 से आगे है। भारत की कोशिश जीत के साथ स्कोर 1-1 की बराबरी पर करना है। और महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है। 3 टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला है और इस मैच की विजेता अंतिम 4 में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में हार की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो चुकी है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुरुवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मेजबान भारत ने 2 जीत के साथ प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 3 हार के बाद टीम जीत की लय से भटक चुकी है। टीम ने 3 मुकाबलों में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अहम मौकों पर टीम के पास प्लान बी नजर नहीं आया और टीम को हार का सामना करना पड़ा। खास तौर पर पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन से मिली नजदीकी हार से टीम को बड़ा झटका लगा है। अब टीम को अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। We were not able to finish it. We have had a very nice discussion about it with the team, and hopefully, going forward, we could finish the job and finish the games off. We always reiterate within the team that it's important to start well, but it's even important to finish better. प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही थी। टीम को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त मिली। वहीं 2 मैच बारिश में धुलने से टीम को भारी नुकसान हुआ है। रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड ने कुल 57 वनडे खेले हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 34 मैच जीते तो वहीं 22 मैच भारत के नाम रहे। 1 मैच टाई रहा। वहीं विश्व कप के मुकाबलों में कीवी टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले गए, जिनमें से 10 मैच न्यूजीलैंड ने जीते, 2 मैच भारत के नाम रहे तो वहीं 1 मैच टाई रहा। न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि भारत के खिलाफ अपने पुराने रिकॉर्ड से प्रेरणा ले और इस मैच को अपने नाम करे। In a pretty much knockout game against India in India at a World Cup. So we're incredibly excited. We're obviously under no illusions that India are still the favourites, without a doubt, and we will wear their underdog badge with pride, as Kiwis often do. Yeah, but for us it is. We know the pressure that India are under at home, but we're just going to go out there and again control what we can control and make sure we stick to what we do well as a Kiwi side. मंगलवार को नवी मुंबई में तेज बारिश हुई थी और भारत न्यूजीलैंड के मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। विश्व कप में लगातार 3 हार के बाद भारतीय टीम करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है और अब भारत के सामने है न्यूजीलैंड की चुनौती। एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ विश्व कप में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है। अब देखना रोचक होगा कि न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ विश्व कप में अपने दबदबे को बरकरार रखती है या फिर भारतीय टीम लगातार हार के सिलसिले और न्यूजीलैंड के दबदबे को पीछे छोड़ने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टूर्नामेंट का आयोजन शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में होगा, जिसमें भारत और अर्जेंटीना की पोलो टीम आमने सामने होंगी। टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व सिमरन शेरगिल, शमशीर अली, सवाई पद्मनाभ सिंह और सिद्धांत शर्मा करेंगे। दिल्ली के आर्मी एक्वेस्ट्रियन सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस दौरान भारतीय घुड़सवारी संघ के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान ने कहा कि इस टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी।
और महिला क्रिकेट 2025 को लेकर हमारी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ नवी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुकी हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सुचित्रा, किस तरह से भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है, किस तरह का मुकाबला आप देख रही हैं? जी बिल्कुल रमा, करो या मरो का मुकाबला है भारत के सामने, लेकिन ज़बरदस्त उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से न्यूजीलैंड की कप्तान भी कल कह रही थी कि इस मैदान में 99.99% जो लोग हैं वो भारत का समर्थन करेंगे। तो यही उम्मीद करेंगे कि इस करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम अपने घरेलू दर्शकों के समर्थन के साथ जीत दर्ज करे और सेमीफाइनल की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए। इस वक्त हमारे साथ टीम इंडिया के कुछ फैंस भी हैं, तो इंडिया के लिए मस्ट विन मैच है ये, कैसे देखते हैं इंडिया के चांसेस? कौन है आपकी फेवरेट प्लेयर? मेरी फेवरेट प्लेयर हरमन है, ऑब्वियसली द कैप्टन। शी इज गोइंग टू विन दिस गेम एंड वी नो इट, सो वी आर चीयरिंग फॉर इंडिया। इंडिया के लिए डू और डाई मैच है। आज का मैच अगर जीतते हैं तो सेमीफाइनल में जाने के चांसेस इंडिया के बढ़ जाएंगे। कितनी आपको उम्मीद है कि आज इंडिया जीतेगी? Full confidence. I believe in my team. I know they will win this for us. Girl are going to do better in this game. They did it in other games also, but this is must win game. और ये जर्सीज आपने लिए, दिखाएंगे क्या जर्सीज आपने लिए हैं? तो रमा, आप देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत और भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की जो जर्सियां हैं वो धड़ल्ले से बिक रही हैं। आज ज़्यादातर जो हमें फैंस हैं वो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के नाम की जर्सी पहने हुए नजर आएंगे, टीम को चीयर करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से कि फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, आज भी भाई दूज का जो त्योहार है, यही उम्मीद है कि जो भारतीय टीम है अपने फैंस को इस फेस्टिव सीजन में, इस त्योहारी सीजन में एक जीत का उपहार देगी। रमा, बिल्कुल, ये जो उत्साह है वो देखने लायक है और अपने आप में तैयारी भी टीम की काफ़ी होगी। यही आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से भारतीय टीम की तैयारी है? जी बिल्कुल, पिछले जो 3 मुकाबले हैं जो भारतीय टीम ने हालांकि गंवा दिए, लेकिन वो काफ़ी नज़दीकी मुकाबले रहे थे। तीनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम एक वक्त उस मुकाबले को जीतने की पोजीशन में थी। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच को देखें तो वहां पर भारतीय टीम ने 6 विकेट गिरा दिए थे और तब भी उन्हें 100 रन की ज़रूरत थी, तो वो मैच भारतीय टीम जीत सकती थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 330 रन का एक बड़ा स्कोर बना दिया था, लेकिन हम फिर ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं सके। वो जो स्कोर था चेज कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। और इंग्लैंड के खिलाफ तो क्या ही बोले, वहां पर सिर्फ 4 रन से हमें एक नजदीकी हार मिली। तो भारतीय टीम तीनों मुकाबलों में जीत के नजदीक आई लेकिन जीत नहीं सकी। तो आज यही कोशिश रहेगी भारतीय टीम की कि वो फिनिश लाइन जो 3 मुकाबलों में वो क्रॉस नहीं कर सके, कहां पर गलती रही, कहां पर जीत के पास आकर चूक गए, आज अपनी उस गलती को टीम इंडिया सुधारे, उस गलती पर पार पाए, आज फिनिश लाइन को क्रॉस करे और इस अहम मुकाबले में टीम इंडिया जीत दर्ज करे। कौन से फोकस एरिया रहने वाले हैं सुचित्रा? जी बिल्कुल, फोकस एरिया की अगर बात करें तो जो भारतीय बल्लेबाज हैं अच्छी स्टार्ट उन्हें मिल रही है, लेकिन अब तक एक भी शतक किसी भारतीय बल्लेबाज की तरफ से देखने को नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा फोकस एरिया यही रहेगा कि जिस भी बल्लेबाज को स्टार्ट मिलता है, जो भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाता है, वो अपनी उस पारी को जितना दूर हो सके वहां तक लेकर जाए। क्योंकि हमने देखा है कि एक टिके हुए बल्लेबाज के आउट होने के बाद पारी लड़खड़ा जाती है, फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा कि पिछले मैच भी हमने देखा था, स्मृति मंधाना शतक की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उनका विकेट गिरते ही मैच में पासा पलट गया। तो आज यही कोशिश कमी ना छूटे, इसकी तैयारियां पूरी हैं, आप नजर बनाए रखिए। सुचित्रा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुडापेस्ट शिखर वार्ता रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ रुख सख्त कर लिया है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रोसनेफ्ट और लुकोइल की अमेरिका में सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों पर इन कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन के पास वेनेजुएला से ड्रग ले जाने का गैर कानूनी जहाज़ों पर हमला करने का कानूनी अधिकार है। साथ ही ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिका गाजा में युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली युद्ध विराम योजना का समर्थन किया है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।